हेलो एवरीवन, दिल्ली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट करी है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 की, जिसमें हम 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम करेंगे 5th चैप्टर। पहले के चैप्टर्स आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले 5th चैप्टर। देखिए, चैप्टर जरूर ध्यान से करिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पेपर में, चाहे किसी भी फील्ड का टीचिंग एग्जाम हो, सीटेट, डिट्रिपल एसपी के भी कोई सा भी हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ज्यादातर आपके आते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी कवर करिए तो डीपली ऐसे अंडरस्टैंड करिएगा, उससे क्वेश्चंस जरूर ट्राई करिएगा। और हर एक स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करते करते बताती रहती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है या वो इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 से, जो है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कई बार इसके क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं। स्पेसिफिकली जब हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंट के क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा आपके पेपर में आए हैं। So, as you have read in first chapter, the Earth is the only planet which has life. Human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water, and air are present on the Earth. क्योंकि हमारे पास लैंड, वाटर, एयर है, तो इसी कारण यहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेस, जो जो चीज़ें हमें चाहिए सर्वाइवल के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। The surface of Earth is a complex zone in which three main components of environment meet, overlap, and interact. जो अर्थ का सरफेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन ऐसे एनवायरमेंट हैं, तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो तीनों मिलके ही लाइफ सस्टेन कर पाते हैं। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का वो लिथोस्फीयर कहलाता है। गैसियस पोर्शन जो है अर्थ का वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत सारी गैसेस हमें मिलती हैं। और जो वाटर कवर एरिया है, मतलब जितना एरिया हमारा वाटर से कवर है अर्थ का, वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस वाटर इन ऑल द फॉर्म्स, चाहे आइस हो, वाटर हो, वाटर वेपर हो, इन सभी फॉर्म्स में जो भी वाटर की क्वांटिटी अवेलेबल है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाती है। और इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन, मतलब कि जहाँ ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। इसीलिए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर जो भी कवर करता है, जो भी एरिया कवर करता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, कितना एरिया कवर कर रहा है, और कॉन्टिनेंट्स में क्या क्या स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि क्या क्या कॉन्टिनेंट्स के मेजर पॉइंट्स हैं। तो अभी हमने देखा जैसे कि सॉलिड पोर्शन अर्थ का है वो लिथोस्फीयर कहलाता है। तो सॉलिड पोर्शन से मतलब है कि एक तो वो एरिया जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमें दिखता है, जिसमें हम रह रहे हैं, लैंड मास जिसे हम कहते हैं। इसी के साथ जो सॉइल का एरिया है वो, जिसमें सारी न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स आ जाते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स सस्टेन कर पाते हैं, ये सारा का सारा एरिया लिथोस्फीयर कहलाता है। जो लिथोस्फीयर है, अर्थ की सरफेस है, वो दो मेन डिविजन्स हैं, उसके दो मेन पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। एक तो लैंड मास। लैंड मास यानी कि वो लैंड एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, जो हमें दिख रहा है, चाहे वो माउंटेन्स हो, प्लेट्यूज हो, आइलैंड्स हो, प्लेन लैंड हो, या फिर कोई भी ऐसा लैंड मास जो हमें दिख रहा है, वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। जो मेजर टर्म्स है इन सब के लिए वो कॉन्टिनेंट्स है। और जो ह्यूज वाटर बॉडी है, पानी के नीचे समुद्र, सी लेवल है, उसके नीचे भी जमीन है, तो वो ओशियन बेसिन कहलाती है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। और जो जो एशियंस हैं, जितने भी वर्ल्ड के ओशियंस हैं, अभी हम 5 में जो ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। अभी हम मैप देखेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और जो सी वाटर का लेवल है हर जगह सेम रहता है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो। जब हम ये देखते हैं कि पहाड़ कितने बड़े हैं, प्लेट्यू कितने बड़े हैं, तो उसका जो एलिवेशन देखते हैं हम सी लेवल से देखते हैं। जैसे सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर कोई लैंड उठ रही है, तो इसका एलिवेशन देखने के लिए हम यहाँ से इसको मेजर करते हैं, और यहाँ से जीरो लेते हैं, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उतना ही डिस्टेंस हम बढ़ाते जाते हैं। किसी भी लैंड मास का एलिवेशन इस तरीके से हम मेजर करते हैं। तो अभी हम जैसे कॉन्टिनेंट्स की हम बात करेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हमारे कॉन्टिनेंट्स, हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, एक अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें हमारा पूरा लैंड मास डिवाइडेड है। तो द हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट, इज 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। सी लेवल से 8,848 मीटर्स बड़ा है, ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है, मतलब माउंट एवरेस्ट तो 8,848 ऊंचा हो गया, और जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है लैंड मास की, वो मारियाना ट्रेंच में मिलती है, जो पैसिफिक ओशियन में है।
तो सबसे ऊंचाई तो माउंट एवरेस्ट है और सबसे डीपेस्ट पार्ट जो लैंड मास का है वो मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशन में होता है। कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। ग्रेटेस्ट डेप्थ जो है वो 11,000 के करीब का है, 11,000 मीटर है। और जो हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट है वो 8,000 करीब है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो डीपेस्ट सी लेवल है, डेप्थ है, कितना गहरा है। अब क्या आपको पता है, डू यू नो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपके सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो एडमंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे और टेंजिंग नॉर्वे शेरपा जो इंडिया के रहने वाले थे, ये पहले आदमी थे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो माउंट एवरेस्ट की है वहां पे वो चढ़े थे ऑन 20 मई 1953। और जो जुंको तैबी है जापान की पहली महिला है जिन्होंने इस ऊंचाई को छुआ है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन जो सबसे पहली महिला थी, भारतीय महिला, वो थी बचेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटियों को छुआ था। तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, हमें पता है, जो है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। अच्छा, एक पॉइंट और है जो हम मिस कर गए, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। लैंड मास का सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एशिया से, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। जो पूरे लैंड एरिया है, पूरे लैंड एरिया का, लैंड मास का जो एरिया है, 1/3 एरिया एशिया ने कवर किया है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, और कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसी कॉन्टिनेंट से पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। जैसे कि ये एशिया है, मैं दिखाती हूँ आपको मैप में, ये एशिया है। एशिया के जो वेस्ट डायरेक्शन है, ये वाला एरिया, यहाँ पे माउंट यूरल्स हैं जिस जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करते हैं। ओके, फिर हम आते हैं कॉम्बाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। ये लैंडमास तो एक ही है, वो जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि बीच में यूरल माउंटेन आ रहा है, तो इस कारण एशिया और यूरोप तो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं। अदरवाइज जो लैंडमास है वो कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस माउंटेन, यूरल माउंटेन। ओके, फिर हम आते हैं यूरोप में। यूरोप स्मॉलर है एशिया से, एशिया से थोड़ा छोटा है यूरोप। द कॉन्टिनेंट लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में यूरोप आता है और आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास होता है। और ये 3 साइड से, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर है। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, पहले एशिया है फिर अफ्रीका है। और यहाँ से इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे इक्वेटर ऑलमोस्ट इसके मिडल से गुजरती है। द लार्ज पार्ट ऑफ एरिया लाइज इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। ये ऑलमोस्ट है, मतलब बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इक्वल डिवाइड करती हूँ, नहीं, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है इसका। तो जो लार्ज पार्ट है, मतलब बड़ा वाला एरिया है, वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और जो छोटा पार्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉर्न पासिस। ये ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों, कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, तीनों लैटिट्यूड जो मेजर लैटिट्यूड से पास होते हैं। द सहारा डेजर्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सबसे गर्म डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, अफ्रीका में ही है। एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सीज, और कॉन्टिनेंट चारों तरफ से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका से पास होती है। फिर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है, लेकिन बीच में पतली सी लैंड मास आ रही है, बहुत पतली सी लैंड स्ट्रिप आ रही है, जो जिसे इस्थमस ऑफ पनामा कहा जाता है, जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। और ये कॉन्टिनेंट ऐसा है जो नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और ये 3 तरफ से, ध्यान रखिएगा, 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, बीच में छोटी सी लाइन जो दिख रही है, ये इस्थमस है। इस्थमस का एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस, 2 लैंड मासेस को, यानी कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को ज्वाइन करने का काम इस्थमस करता है। ओके, फिर है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है साउथर्न हेमिस्फीयर में है। विच 2 ओशियंस सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में कौन कौन से ओशियंस आते हैं? द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। एंडीज जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है,
श्रृंखला है पहाड़ों की, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ ये एंडीज इस तरीके से साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन, दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में ही है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ने से पहले एक बार हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। A strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and oceans. Strait क्या है? Strait है दो water bodies को जोड़ने का काम करने वाली बहुत पतली सी पानी की रेखा, वो strait कहलाती है। जैसे कि ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इसके बीच में जो पतली सी लाइन है पानी की, जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में आ रहा है, वो स्ट्रेट कहलाता है। और जो स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में आ रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट। जो स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में आ रहा है और यहाँ पे दोनों तरफ जो वाटर बॉडी से इनको कनेक्ट करने के जो पतली सी पानी की रेखा है, ये क्या कहलाती है? पाल्क स्ट्रेट। ओके, फिर हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया क्या है? स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और पूरी की पूरी तरह ये साउथर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज, चारों तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है और इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट भी है, आइलैंड भी है और अपने आप में कंट्री भी है। फिर आता है अंटार्कटिका, कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर, पूरी तरीके से साउथर्न हेमिस्फीयर में और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है ये। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, और इसी कॉन्टिनेंट के तकरीबन सेंटर में साउथ पोल लाई करता है। एज इट इज लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट्स। पोलर रीजन में वहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, बर्फीला इलाका है, तो अंटार्कटिका पूरा पूरा बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अपना रिसर्च स्टेशन जो है अंटार्कटिका में रखा हुआ है। इंडिया का भी रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में, जिसका नाम है मैत्रेयन भारती। ओके, फिर हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मोर देन 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि अर्थ का जो 71% है वो वाटर से कवर है, 29% लैंड से कवर है। हाइड्रोस्फीयर में हर तरीके का पानी मिलेगा, चाहे आप यहाँ पे लेक्स की बात करो, आइस की बात करो, ग्लेशियर की बात करो, ओशियंस की, रिवर्स की, अंडरग्राउंड वाटर की या वाटर वेपर की जो एटमॉस्फेयर में मिलता है, सभी का सभी, ये सारे का सारे जितना भी तरीके का पानी है, ये सारा हाइड्रोस्फीयर में ही गिना जाता है। More than 97% of Earth's water is found in ocean and it is too salty for human use. अर्थ के ऊपर जितना पानी है उतने में से भी 97% जो है वो ओशन में मिलता है, वो बहुत सॉल्टी है, पीने लायक नहीं है। A large portion of rest of the water is in the form of ice sheet. और जो बचा हुआ पानी है वो आइस शीट की फॉर्म में या फिर ग्लेशियर की फॉर्म में, अंडरग्राउंड फॉर्म में है, या वो बहुत कम परसेंटेज है जो फ्रेश वाटर की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, अब हम बात करते हैं ओशियंस की। जितने भी ओशियंस अर्थ में वो सारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट हैं। ओशियन को जो पानी हमेशा मूव करता रहता है। 3 चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। तो जो 3 मेजर तरीके की मूवमेंट इसमें रहती है वो है वेव्स, टाइड्स और ओशियन करंट्स। द 5 मेजर ओशियंस ऑफ जो 5 मेजर तरीके के ओशियंस हैं वो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। और इन्हें इनके साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, मतलब सबसे बड़ा पैसिफिक है, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा है साउथर्न और उससे छोटा है आर्कटिक ओशियन। तो स्टार्ट करते हैं पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, बहुत बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ का 1/3 एरिया जो है पैसिफिक ओशियन ने ही कवर किया हुआ है। और जो मारियाना ट्रेंच है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। The Pacific Ocean is almost circular in shape, सर्कुलर है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। जो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, वो उसको इन आइलैंड्स को या फिर इन कॉन्टिनेंट्स को जो पानी आसपास घेरा हुआ है वो पैसिफिक ओशियन ने ही घेर रखा है। द अटलांटिक ओशियन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन, दूसरा जो सबसे बड़ा है वो अटलांटिक ओशियन है जो एस शेप में है। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड। वेस्ट साइड पे ये जो वेस्ट, ये जैसे कि ये है अटलांटिक ओशियन, तो वेस्ट साइड पे तो इसके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, और यूरोप और अफ्रीका आ जाता है इसके ईस्ट साइड पे। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंटेंडेड, ये हाईली इंटेंडेड है। दिस irregular and intended coastline provides ideal location for natural harbors and ports.
इंटेंडेड मतलब होगा, इंटेंडेड कोस्ट लाइन मतलब होगा कि इसका जो कोस्ट लाइन है, मतलब जिन जिन लैंड मासेस को ये कवर कर रहा है वो बहुत रफ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज बिजनेस ओशन, और कॉमर्स यानी व्यापार की अगर नजरों से देखा जाए तो इसे बिजिएस्ट ओशन कहा जाता है। द इंडियन ओशन इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज इंडिया। इंडियन ओशन ऐसा इकलौता ओशन है जिसे कंट्री के नाम पे नाम दिया गया है। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, और इस ओशन की जो शेप है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, नॉर्थ में एशिया आता है, वेस्ट में अफ्रीका आ जाता है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। The Southern Ocean encircled the continent of Antarctica and extended northwards to 60 डिग्री साउथ latitude. साउथर्न ओशियन जो है वो अंटार्कटिका के जो कंटिनेंट है उसके आसपास घिरा हुआ है, और ये साउथ लैटिट्यूड के 60 डिग्री तक एक्सटेंडेड है। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded by North Pole. और आर्कटिक सर्कल जो है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में आता है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेंच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने के लिए जो पतली सी पानी की लाइन बन जाती है वो बेरिंग स्ट्रेट कहलाती है। इट इज बाउंड बाय नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया यानी यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थर्न कोस्ट है उससे ही बाउंडेड है, कवर्ड है। फिर हम आते हैं एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ का वो एरिया जो गैसेस से कवर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ये बहुत पतली है, देखो अगर हम इसे पढ़ेंगे ना बहुत बहुत मोटी, आपको लगेगा कि बहुत मोटी लेयर है, लेकिन वास्तव में देखें ना, और एक हम लार्ज पर्सपेक्टिव से देखें, बहुत पतली सी लेयर है, और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, क्योंकि इसी में हमारे को जो एयर ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए वो मिलती है, और ये सन की हार्मफुल रेज से हमें बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ अबव 1600 किलोमीटर। अर्थ के प्लेन से लेकर, अर्थ के लैंड से लेकर जो इसकी हाइट है वो 1600 किलोमीटर है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे और अदर प्रॉपर्टीज के बेस पे इसे 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। These layers starting from Earth's surface are called troposphere. अगर हम सबसे नीचे से देखें तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, और फिर आ जाता है एक्सोस्फियर। ओके, द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर का जो मेजर एरिया है, मेजर गैसेस जो यहाँ पे मिलती हैं वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक अप टू 90% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। क्लीन ड्राई एयर का 99% इन्हीं गैसेस से मिलता है। नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बाकी की गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर कंप्राइजेस हैं, अदर गैसेस हैं, वो 1% कवर करती है। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ while नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन हमारे को जिंदगी देने में हेल्प करता है, और नाइट्रोजन जो है वो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट, बहुत माइन्यूट अमाउंट, वो छोटी सी क्वांटिटी में है, इट इज इंपॉर्टेंट एज इट एब्सॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। अर्थ से निकलने वाली हीट को ये रेडिएट कर देता है, इसलिए भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, जिसके कारण प्लैनेट गर्म रहता है। इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स ग्रोथ ऑल्सो। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज होती जाती है। इट इज मैक्सिमम एट सी लेवल, सी लेवल पे यानी जिस लैंड पे अभी हम रह रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं इसकी डेंसिटी कम होने लगती है। द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग डेंसिटी। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर सिंपल से एग्जांपल हम उसका ही ले लें, कुल्लू मनाली वगैरह गए हो या वैष्णो देवी वगैरह कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा जैसे ऊपर जाते हो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है। अगर आप इससे और ऊपर चले गए, लेह लद्दाख वाले एरिया में चले गए, तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम और ज्यादा होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, और इतनी ऊंचाई पर उनको सांस लेने के लिए अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड्स, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, आपने नोटिस किया होगा अगर आप कहीं गए हो कुल्लू मनाली वगैरह, तो नोटिस किया होगा जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो हमारे को टेम्परेचर भी ऐसा लगता है कि कम होता जाता है, ठंडक बढ़ने लगती है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो प्रेशर बनता है वो एटमॉस्फेयर के कारण बनता है, और ये जगह जगह पे अलग अलग होता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है,
और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ लो प्रेशर रहता है, और जहाँ पे हाई प्रेशर रहता है वहां से एयर मूव करके लो प्रेशर की तरफ चली जाती है, जिसे क्योंकि ये जो मूवमेंट है यहाँ जहाँ हाई प्रेशर है वहां से वो लो प्रेशर वाले एरिया में चली जाती है, तो जब हवा इस तरीके से मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जहां पे भी ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा वहां पे आपको लाइफ सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। तो बायोस्फीयर उस एरिया को जहाँ तीनों मिले वहां पे बायोस्फीयर कहलाता है। बायोस्फीयर इज नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर। लैंड वाटर और एयर के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो बायोस्फीयर कहलाता है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट एग्जिस्ट। अर्थ पे जो लाइफ सर्वाइवल पॉसिबल है वो इसी बायोस्फीयर के यहाँ पे एग्जिस्टेंस के कारण पॉसिबल है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. हर तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको अर्थ में मिलेगा। All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमने व्याप चार्ट पढ़ा होगा, व्याप चार्ट में हमने देखा है कि एक पशु एक किसी चीज को खाता है, फिर वो पशु जो है दूसरे पशु को खाता है। इस तरीके से सारे ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, चाहे ह्यूमन ही क्यों ना हो। अगर नॉन वेज वेज इस तरीके से हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन है तो उसे दूध वगैरह जो है कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिलता है। तो इन शॉर्ट हम अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे निर्भर है। The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. अगर हम इसे बात करें डिवीजन की तो दो मेजर कैटेगरीज में से डिवाइड किया जाता है, एक है प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम। Three domains of earth interact with each other and affect each other in some way or other. ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, या फिर अगर हम लैंड को क्लीन करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो हम देखेंगे वहां से सॉइल भी बहुत जल्दी से रिमूव होगी। इसी तरीके से अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटीज के कारण भी अर्थ का सरफेस चेंज होता है, जैसे कि अर्थक्वेक। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड, हो सकता है कहीं पर लैंड धंस जाए, एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली, जो हाल फिलहाल में नहीं, एनसीईआरटी की बुक तो काफी पुरानी बनी है, तो जब ये बनी थी तो उस टाइम पे जो सुनामी थी उसके कारण ऐसा हुआ था। पार्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अंडमान निकोबार का कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला गया था। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। अगर हम वेस्ट मटेरियल पानी में डालें, लेक हो रिवर हो किसी में भी डालें, तो वो पानी हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहता। इससे अदर फॉर्म्स जो लाइफ है जैसे फिश है या फिर फ्रॉग है, कुछ भी हम कह सकते हैं, उनको भी इससे हार्म होता है। और इंडस्ट्री से मिलने वाली जो हार्मफुल गैसेस हैं उससे एयर पॉल्यूट होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है इन एयर का, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में होना, एक होना होता है कि 1% होना, लेकिन जब ये हमारे पास 10% में अवेलेबल है, एक्सेस में है, और कोई भी चीज़ एक्सेस में हो हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एक्सेस क्वांटिटी में है, जिससे क्या ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करता है। इसलिए there is need to limit the use of resources of earth to maintain the balance of nature between domains of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. इसलिए जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उन्हें सोच समझ कर इस्तेमाल करने की जरूरत है, ताकि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में तालमेल बना रहे। ओके, आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी हमने इसमें ऐसे फैक्ट्स देखे जो हमें शायद नहीं पता थे या हमें पता थे, हमें रिवाइज करने की जरूरत थी, और जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कॉन्टिनेंट ओशन जरूर करना, कॉन्टिनेंट ओशन के बेस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जो टिक द करेक्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इनको भी करना, क्योंकि यहाँ से आपको एक तो आपकी नॉलेज लेवल पता चलेगी और हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका आ जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो आप डेलीबाइट्स_कनिका, ये मेरा इंस्टा यूजर आईडी है, आप यहाँ पे जाके मेरे से कोई भी डाउट कंफ्यूजन CTET, KVS, DSSB या फिर एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो उससे आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।